स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और दोस्तों, आज काफी खराब दिन था मार्केट के लिए। काफी ब्रूटल सेलिंग जिसको कह सकते हैं वो हुई दिन के दौरान। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप टीएनएस के सदस्य हैं, टीएनएस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बात सुबह बता दी गई थी कि आज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्यूज नेगेटिव हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं रहा होगा, लेकिन काफी ज्यादा बिकवाली हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। और बिकवाली खतरनाक तरीके से हुई, कोई सेक्टर नहीं बचा जहां पे पिटाई न हुई हो। आइए समझते हैं कि क्या हुआ ऐसा और कहाँ-कहाँ क्या-क्या गिरावट आई। ये आपके सामने इंडाइसेस का एक ग्राफ है कि जिसमें निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा गिर के बंद हुआ है एब्सोल्यूट टर्म में। हाई से 500 पॉइंट इंट्राडे हाई से। और इनफैक्ट गिरावट के मतलब क्लोजिंग से थोड़ी देर पहले अगर आप देखते हो 425 पॉइंट तक गिरा था, लेकिन एडजस्टेड प्राइस 365 आया है। लेकिन 500 पॉइंट की फॉल डे हाई से हुई है निफ्टी में। सुबह से मार्केट वीक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता गया सेलिंग बढ़ती गई, काफी तेज फॉल हुआ, लगभग 1.5% निफ्टी गिरा। आज एक्चुअली अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की ज्यादा पिटाई हुई है। 350 पॉइंट निफ्टी 500 गिरा और बैंक निफ्टी 800 पॉइंट गिरा। यानी बड़े बड़े जो दिग्गज बैंक थे ना, उसमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। मिड कर्व स्मॉल कोई बचा नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, जरा इसको गौर से देखिए। एक शुरुआत हुई 30 40 50 पॉइंट की अच्छी, उसके बाद गैप डाउन, फिर वहां से गैप जो बना है वो कंटिन्यूअसली गिरते गिरते, आप देखिए कोई ऐसा टाइम फ्रेम आपको दिन के दौरान नहीं दिखेगा जहां पे मार्केट ने कोई अच्छी मजबूत रिकवरी जैसी कुछ चीज दिखाई हो। एकदम नहीं दिखी। हर समय एवरी सेल जरा सा भी कोशिश करता तो गिरता था। 365 पॉइंट की जो फॉल है उसने आज ये दिखाया कि 100 डीएमए या सिंपल मूविंग एवरेज टूट गया है और हम लोग बहुत क्लोज हैं 200 डीएमए के। 200 डीएमए बड़ी 25-300 के आसपास बैठता है, तो 150 पॉइंट के भी रियायत है। हालांकि 200 डीएमए बहुत मुश्किल होती, कभी टूटता नहीं है और वो बहुत खतरनाक होता अगर वो टूट जाए तो। अभी एक कल का दिन बाकी है। क्यों गिरा ये मार्केट? अहम सवाल ये है, हमने सुबह आपसे डिस्कस किया था कि ईरान के साथ अमेरिका का तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। डिफेंस का या फौज का या फोर्सेस का बिल्डअप बहुत ज्यादा है ईरान के आसपास। उन्होंने अपने दो बड़े युद्धपोत वहां भेज दिए हैं, प्लेन लॉन्चर वहां भेज दिए हैं। ग्राउंड पे जो उनके बेसिस हैं खाड़ी में, हर जगह उन्होंने अपने सैनिक तैनात किए हैं हजारों की संख्या में। ये होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये सब अलग की बातें हैं, लेकिन तनाव मार्केट ने महसूस किया। बहुत सारे देशों ने वहां से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने का नोटिस भी जारी किया है। ये जो सिचुएशन आज बनी है, मेरे हिसाब से दैट इज द सोल रीजन फॉर फॉल। कोई ऐसा रीजन नहीं था मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट गिरे। तो कुछ लोग बहुत सरप्राइज हैं। कई लोगों के आप ट्विटर पे देखेंगे, यार ये क्या चल रहा है, मार्केट क्यों इतना गिर रहा है, कोई बुरी खबर नहीं। अरे भाई, बुरी खबर है ये। ईरान के साथ इंटरनली टेंशन काफी बढ़ चुका है और उसका परिणाम, चूंकि भारतीय बाजार सबसे वीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि दुनिया का और कोई बाजार तो गिर नहीं रहा इतना, हम क्यों गिर रहे हैं? ये लॉजिक फिट नहीं बैठता। आप वीकेस्ट मार्केट है वर्ल्ड के, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा। एशिया के नहीं, वर्ल्ड के अंडर परफॉर्मर हैं आप। एशिया में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर है। तो ये लॉजिक बैठता नहीं कि कोई नहीं गिरा इसलिए हम क्यों गिरे। लेकिन जो स्ट्रेस है मार्केट में वो गिरा। अब उस स्ट्रेस के चलिए प्रूफ देखते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको स्ट्रेस में दिखी। निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए, 800 पॉइंट गिरा। यहां पे भी कोई रियायत नहीं थी और सबसे ज्यादा पिटाई यहां पे हुई क्योंकि यहां पे स्टॉक्स में प्रॉफिट लोगों का बना था, तो वो फॉल आई, प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने की। अब आप इसको देखिए, रिलायंस कितना गिरा? 45 पॉइंट, जिसने निफ्टी को गिराने में मदद की। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। तो बैंक और रिलायंस मिल करके सबसे ज्यादा वेट निफ्टी में रखते हैं और उन्होंने निफ्टी को नीचे खींचा। चढ़ाने में कौन था? ओएनजीसी, 8 पॉइंट। उसके बाद तो मतलब किसी की कोई गिनती नहीं थी। आप इस तरीके से अगर आप देखें तो निफ्टी में क्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी, मार्केट में क्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी और उसको गिराया। दो चीजें आपके साथ और डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पहले ये देखिए, 46 शेयर वीक, 500 के 432 शेयर कमजोर और निफ्टी बैंक के 14 शेयर कमजोर है।
एक भी शेयर में ग्रीनरी नहीं थी। सारे बैंक दिग्गजों का जो समूह बना हुआ बैंक निफ्टी में, सब में फॉल आई। टोटल आप देखिए एडवांस डिक्लाइन 1286 के सामने 2915। मतलब अगर आप 1300 से 13 दूना 26 होता है, 2 टाइम्स से ज्यादा स्टॉक गिरे, यानी हर बढ़ने वाले एक शेयर के सामने 2 से ज्यादा शेयर गिरने वाले थे, राइट। सो एक भी सेक्टर आज ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा जहां पे ग्रीनरी हो। एज ए सेक्टर आपके सामने देखिए, रियल एस्टेट, मीडिया, ऑटो, कैपिटल मार्केट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टूरिज्म, एफएमसीजी, डिफेंस, मेटल, आईटी, सब में मिला। जब इस तरह की अक्रॉस द बोर्ड गिरावट होती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं फियर फैक्टर काम कर रहा होता है। अदरवाइज सेक्लूडेड, लॉपसाइडेड, वन साइडेड, इस तरह के वर्ड हम लोग यूज करते हैं। जैसे कभी कभी निफ्टी, इन्फोसिस ने मार्केट गिरा दिया, कभी रिलायंस ने मार्केट गिरा दिया, कभी किसी ने चढ़ा दिया, ये होता रहता है ना। आज आप ये नहीं कह सकते सबने मिलकर मार्केट को गिराया है। सारे सेक्टर में बिकवाली हुई, सारे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जब इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वो एक फेयर फैक्टर दिखाता है। एफआईआईज ने भी बेचा, डीआईआईज ने भी बेचा। एफआईआईज ने लगभग 880 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआईज ने लगभग 600 करोड़ की बिकवाली की। तो दोनों ने नेट सेलिंग दिखाई है कैश मार्केट में। फ्यूचर्स की पोजीशन आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कितनी भयानक शॉर्टिंग की इन लोगों ने। अब देखिए एफआईआईज फिर से 1000 करोड़ के नेट सेलर बन गए फरवरी महीने में। लेकिन अब आप इस प्लेट को देखिए, ब्रेंट क्रूड 71.5 पे है, 4%, 4.5% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड क्यों भाग रहा है? ईरान की वजह से स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा फियर फैक्टर है। देखिए, वॉर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, नहीं होगा, ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है। ये बात तो बड़े बड़े दिग्गज आपको बताते ही हैं। तो वो दिग्गज हैरान क्यों, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। जब सेंटिमेंट खराब है, एक फियर फैक्टर वर्क कर रहा है, तो वो जब न्यूज होगी तब देखी जाएगी। लेकिन आज वो फियर फैक्टर काम कर रहा है। सुबह हमने आपसे डिस्कस किया था कि क्रूड ठीक नहीं लग रहा है। क्रूड में बड़ी तेजी आई, 70 को पार कर दिया, 71 को पार कर दिया, 71.5 पे ट्रेड कर रहा है। आप अपना रुपया देखिए, 91 को पार किया इसने आज। दोनों आपको चार्ट दिखाते हैं आज। ये आपका रुपए का चार्ट है। आप देखिए कैसे रुपए ने वीकनेस दिखाई है। 91, 11 रुपए इस वक्त ट्रेड कर रहा है जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो सब कुछ जब मिला तो मार्केट में बड़ी फॉल आई। फेयर फैक्टर हो गया, क्रूड भाग गया, करेंसी वीक हो गई। तो भैया इससे बढ़िया रेसिपी क्या हो सकती है सेलिंग की? वो हुई। एक रीजन कॉन्फ्लिक्ट का होना और डर का पैदा हो जाना। आप क्रूड का चार्ट देखिए, जुलाई 2025 के बाद सबसे ऊंचा स्तर आज उसने देखा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने का हाई मार दिया आज उसने क्रूड ने। बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्रूड अंडर परफॉर्मर कमोडिटी है, ओनली कमोडिटी जो सबसे लेगार्ड है, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये सबसे तेज भागे, 71.5 हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये जो फॉल है इसको आप कैसे डाइजेस्ट करें, क्या इसमें देख के चलें? तो अब देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ईरान क्या करेगा हमें पता नहीं, यूएस क्या करेगा हमें पता नहीं, हो सकता कुछ ना हो। मंडे को हम लोग फिर से नॉर्मलाइज रहे, लेकिन एक डर जो बन गया है वो कल भी बना रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप कल एकदम सुबह आए और सब डर खत्म हो गया और कल से हम फिर से, क्योंकि आज की फॉल ना एक्चुअली बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात है। आप इसको जो स्टॉक्स वगैरह देखेंगे, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स आप अगर देखिए उसमें, तो कौन कौन से गिरे हैं ना, आप दंग रह जाएंगे। मतलब क्या, आईटी में देखिए आप बड़े बड़े दिग्गजों की पिटाई कर दी। हमने आपसे सुबह कहा था कि ऑयल स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। एचपीसीएल 5% गिरा है। ओएनजीसी एक चला क्योंकि क्रूड से उसको फायदा होता है, तो वहां पे वो बढ़ता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज आप देखिए क्या बढ़िया पिटाई हुई स्टॉक्स की। बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। केन्स टेक्नोलॉजी से स्टॉक फिर से 4.5% गिरा, वो तो भयंकर लेगार्ड हो गया। एवरी सेक्टर एवरीवेयर। ऑटो स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा चले हुए हैं, सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहे थे, आज ऑटो स्टॉक्स में भी भयंकर गिरावट देखने को मिली। मतलब ऑटो स्टॉक्स में हम लोगों को नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा फॉल आएगी, लेकिन ऑटो स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, राइट। सो ये इंडिकेशन इस तरफ ये दिखाता है कि मार्केट किसी एक डर में है, उसको बहुत ज्यादा उस बात की चिंता है।
इसलिए वो वहां पे फॉल होते हुए दिख रहा है। मतलब आप कोई भी स्टॉक, जिंदल सॉ में तो खैर एक खबर भी थी, वो भी 5% गिर के आया। नाउ यू सी ऑटो इंडेक्स इज द वीकेस्ट पॉकेट इन द मार्केट। सबसे ज्यादा कमजोर वही हो सकता है मार्केट। क्यों वीकेस्ट? इन द सेंस कि वो हाई पे हाई लगाया हुआ है, तो उसके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। और आज ऑटो ने वो सिग्नल्स दिखाए हैं। ऑटो इंडेक्स का चार्ट एक बार फिर से देखिए, जो कितना गिरा हुआ है, 1.2% के आसपास पूरा इंडेक्स यहाँ पे गिरा हुआ है। ये देखिए 2.1%, सॉरी 2% से ज्यादा ऑटो इंडेक्स गिरा हुआ है। सो माय पॉइंट इज कि ये एक फियर था ईरान का, जिसकी वजह से गिरा। आगे क्या होगा, टेक अवे क्या है, क्या करें, गिर तो गया। बिल्कुल वैलिड बात है। अगर आप इस मार्केट को इस फियर फैक्टर से जोड़ के देख रहे हैं, तो आपको कल के दिन तो भैया बहुत संभल के रहना पड़ेगा। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, क्योंकि मार्केट डरा हुआ है। अगर कल मार्केट में रिकवरी दिखती है, तो भी आपको या तो निकल लेना चाहिए या पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। कल का दिन बहुत ही जिसको कहते हैं कि क्या कहें उसको, पिवट पॉइंट कह सकते हैं। पिवट थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आया था, लेकिन अगर 200 डीएमए की तरफ मार्केट बढ़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मार्केट में एक वीकनेस परसिस्टेंट है, यहाँ पे बनी हुई है। अक्रॉस द सेक्टर में मार्केट आपकी गिरावट दिख रही है, कोई बचा नहीं हुआ है। तो माय सजेशन इज, ये इवनिंग रिपोर्ट ये कह रही है कि आज का मार्केट अमेरिका ईरान के युद्ध की आशंका की भेंट चढ़ा है, और कोई विजिबल रीजन नहीं है जिसकी वजह से इस मार्केट में इस तरह की फॉल आती। आज की जो फॉल आई है वो चिंताजनक है। आप कहोगे 365 पॉइंट ही तो गिरा है, कई बार गिर चुका है 311, लेकिन जिस तरह से अक्रॉस द सेक्टर बिकवाली हुई है, अक्रॉस द स्टॉक्स बिकवाली हुई है, और बैंक में जो सबसे ज्यादा कमजोरी हुई, बैंक का चार्ट अभी भी सबसे आपको अच्छा दिखेगा एज कम्पेयर टू अदर चार्ट्स, बट उसमें जिस तरह से हायर लेवल पे फॉल दिखी है, बिकवाली दिखी है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकती है। रूल है मार्केट का, जहां सबसे ज्यादा पैसा बना है वहीं सबसे ज्यादा गिरावट आएगी। तो अगर बैंक में इतना तेजी थी, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट उसका दिख रहा था, तो अगर कुछ गड़बड़ होती तो बैंक में सबसे ज्यादा पिटाई होगी। आईटी मैंने आपसे कहा था कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की क्राइसिस आती है, वो जीएफसी हो, डॉट कॉम बबल हो, कोरोना का हो, एनी काइंड ऑफ क्राइसिस इन मार्केट, आईटी सबसे आगे खड़ा होता है गिरने में। और आज भी आप देख लीजिए आईटी गिरा है, क्योंकि आईटी इज ए ग्लोबल ट्रेड, और ग्लोबल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो गिरेगा। तो आईटी भी गिरा। तो जो आपके पॉकेट्स वीक वाले हैं वो तो गिर ही रहे हैं, जो स्ट्रांग है वो भी गिर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और प्रे करना चाहिए कि कुछ ना हो, और कोई स्टेटमेंट आए ईरान और अमेरिका की तरफ से कि कुछ नहीं हो रहा। दोनों चुप बैठे हुए हैं, अंदर अंदर ही सारी खबरें आ रही छन छन के। मैंने सुबह आपसे जिक्र किया था, बहुत क्लियरली जिक्र किया था, और पूरा मॉर्निंग चर्चा हम लोगों ने इसी पे की थी। तो प्लीज बी केयरफुल, और ज्यादा मार्केट में एडवेंचर करने की जरूरत नहीं, ना बॉटम फिशिंग करने की जरूरत है, ना फॉलिंग नाइफ पकड़ने की जरूरत है। ठंड रखो, आराम करो, एंजॉय करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट द स्टॉर्म सेटल, ये है फार्मूला। देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन आज की इवनिंग रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं है, निराशाजनक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जो मिले हुए हैं मार्केट को, करेंसी, क्रूड, ये सब बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। तो होपफुली कि कल शायद कुछ अच्छे संकेत मिल जाए किस्मत से, तो ठीक है। अदरवाइज देखते हैं कल सुबह क्या होता है। मॉर्निंग डिस्कशन में हम लोग फिर से इस पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। फिलहाल मॉर्निंग रिपोर्ट में, इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप कि अगर आप हमारे साथ रोज जुड़े हुए हैं, तो आपको पहले से पहले बेहतर सटीक जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूँ। आपके लिए बिल्कुल नया नहीं था, सुबह से लगातार यही चर्चा हुई थी कि आज का मार्केट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ईरान का एक इशू बना हुआ है। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पर। हमारे साथ जुड़िएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।